आज की प्रमुख खबरों पर डालते हैं एक नज़र। रूस और यूक्रेन युद्ध का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर महामारी जैसा। वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा के जवाब में कहा, इस युद्ध से टूटी है सप्लाई चेन। दुनिया के सभी देशों पर पड़ रहा है रूस यूक्रेन युद्ध का असर। नए बाजार उभर रहे हैं पर पुराने बाजारों की स्थिति सामान्य नहीं। युद्ध का आम जनता पर कम असर पड़े, इसके लिए सरकार प्रयासरत। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। एफडीआई प्राप्त करने वाले 5 प्रमुख देशों में भारत शामिल। अर्थव्यवस्था में तेजी खबरी से विकास को मिलेगी गति। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा, कोविड महामारी से उबरने व बजट के तहत की गई पहल से अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी हुई है। इससे विकास की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकास के रोड मैप पर 2014 से ही कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। पिछले वर्षों में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इन सुधारों के दम पर ही 2014 से 20 के दौरान वास्तविक जीडीपी 6.8% की दर से बढ़ी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2018 की तुलना में 31 दिसंबर 2021 को सकल एनपीए 10.36 लाख करोड़ रुपए से घटकर 7.73 लाख करोड़ रुपए पर आ गया था। अब देखते हैं दूसरी खबर। बुजुर्गों की मदद के लिए सरकार ने भी बढ़ाया हाथ। देश से बुजुर्गों की संख्या 14 करोड़। मौजूदा समय में देश में बुजुर्गों 60 साल से ज़्यादा की कुल आबादी करीब 14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का करीब 10% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 तक देश में बुजुर्गों की कुल आबादी 30 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे स्टार्टअप की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था जो बुजुर्गों से जुड़े उत्पाद तैयार करते रहे हैं। मैदान के साथ तपे पहाड़, कई राज्यों में लू की चेतावनी। मार्च में ही लगे लू के थपेड़े, एक सप्ताह तक राहत नहीं। राजस्थान से चली गर्म हवाओं का असर हिमाचल तक। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 4 अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर में बनी रहेगी भीषण लू की स्थिति। इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत, डॉक्टर कृष्ण गोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा है कि भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे में इसके पुनर्लेखन की आवश्यकता है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की ओर से मंगलवार को पुरातत्व एवं अभिलेख शास्त्र के आलोक में भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि व्यक्तिगत झगड़े में विश्वविद्यालय को जलाया गया, जो कि सरासर गलत है। उसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, जिसे असम में राजा पृथु द्वारा युद्ध में पराजित किया गया। इसका जिक्र किसी भी इतिहासकार ने नहीं किया। आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करें बिम्स्टेक देश। पाकिस्तान के रवैये की वजह से दक्षिण एशियाई देशों का संगठन सार्क पूरी तरह से निष्क्रिय है, लेकिन इसका एक फायदा यह होता दिख रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के बीच एक सोच बन रही है। इसका संकेत मंगलवार को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिला। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 सदस्य देशों भारत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड व नेपाल से आतंकवाद और हिंसक कट्टरता के खिलाफ सामूहिक नीति बनाने का आह्वान किया। बिम्स्टेक देशों के प्रमुखों को बुधवार को शिखर बैठक है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेंगे। पहले मुफ्त घोषणाएं, फिर कटोरा लेकर पीएम से मांगना, यह अच्छी बात नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को मुफ्तखोरी पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाने पर लेते हुए मनोहर लाल ने कहा कि चुनाव से पहले सब कुछ मुफ्त में बांटने के वादे करो और बाद में इन वादों को पूरा करने के लिए कटोरा लेकर प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो जाओ। यह कहाँ की राजनीति है? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अंत्योदय की भावना पर आधारित फैसले लेकर समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति को साधन संपन्न बनाने के लिए काम कर रही है, लेकिन हम मुफ्तखोरी के हक में बिल्कुल भी नहीं हैं। असम मेघालय सीमा विवाद, कुछ सुलझा कुछ बाकी।
असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों राज्यों में विवाद वाली 12 में से 6 जगहों को लेकर समाधान पर सहमति बन गई है। दोनों ही राज्य बाकी की 6 जगहों को लेकर भी जल्द ही कुछ समाधान निकालने की उम्मीद जता रहे हैं। इस विवाद और समझौते पर एक नज़र। मेघालय के गठन के बाद से ही विवाद। असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 1972 में असम से अलग कर मेघालय बनाया गया था। मेघालय ने इस अधिनियम को चुनौती दे दी और वहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। असम और मेघालय 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों राज्यों के बीच 12 जगहों को लेकर सीमा विवाद था। इन पर असम और मेघालय दोनों ही अपना अपना दावा करते थे। इस विवाद के कारण दोनों राज्य के लोगों के बीच कई बार हिंसक झड़प भी हो चुकी है। पिछले साल अगस्त में दोनों राज्यों के लोग भिड़ गए थे। पुलिस भी आमने सामने आ गई थी। अभी कुछ दूरी तय करनी बाकी। असम और मेघालय के बीच जिन 12 जगहों को लेकर विवाद था उनमें ऊपरी ताराबाड़ी, गजांग रिजर्व फॉरेस्ट, हाहिम, लंगपीह, बोरदुआर, बोकलापारा, नोगवा, मातमूर, खानापारा, पिलंगकाटा, देश देव मोरिया ब्लॉक 1 व ब्लॉक 2, खंडुली और रेताचेरा शामिल है। समझौते के तहत हाहिम, गजांग, ताराबाड़ी, बोकलापारा, खानापारा, पिलंगकाटा और रेताचेरा के विवाद को लेकर हल निकल आ गया है। अन्य राज्यों से है असम का सीमा विवाद। असम के अपने अन्य पड़ोसी राज्यों से भी सीमा विवाद है। पिछले साल असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। दोनों राज्यों के बीच कई दिनों तक तनाव बना रहा था। बाद में केंद्र के दखल से स्थिति संभली थी। हालांकि विवाद अभी सुलझा नहीं है। मिजोरम के अलावा असम का अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ सीमा विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, कहा लोकतंत्र खतरे में है। ईडी, सीबीआई व न्यायपालिका तक में भाजपा के दखल का लगाया आरोप। बंगाल में बीरभूम जिले के बोगटुई में हुए नरसंहार को लेकर चौतरफा घिरी मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अब विपक्षी दलों के नेताओं और गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। ममता ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भाजपा के खिलाफ लड़ाई में सभी से एकजुट होने की अपील की है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख के तौर पर लिखे पत्र में ममता ने भाजपा से मुकाबला करने की रणनीतियों पर चर्चा करने और एकजुट एवं सैद्धांतिक विपक्ष बनाने का संकल्प लेने के लिए एक बैठक करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी प्रगतिशील ताकतों को एक साथ आने और भाजपा के दमनकारी शासन से लड़ने की जरूरत है। ममता ने इस पत्र में संसद से पास हुए कई विधेयकों का जिक्र किया है। दवा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े देश के कदम, मनसुख मांडविया। पीएलआई योजना के तहत शुरू हो चुका है 32 संयंत्रों में 35 एपीआई का उत्पादन। 90% आयात पर निर्भरता वाले 53 एपीआई के लिए शुरू की गई थी पीएलआई योजना। स्वास्थ्य मंत्री को उम्मीद, एपीआई के लिए जल्द घटेगी आयात निर्भरता। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई निर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश का असर दिखने लगा है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 2 वर्ष पहले शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत देश के 32 संयंत्रों में अब 35 पीएलआई का निर्माण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उम्मीद जताई कि जल्द ही एपीआई के आयात पर निर्भरता कम होगी। मांडविया के अनुसार देश में कुल 53 एपीआई ऐसे थे जिनमें आयात पर निर्भरता 90% तक थी, लेकिन जरूरी दवाओं के निर्माण में विदेशी आयात पर निर्भर रहना देश के हित में नहीं था। इसलिए इन एपीआई के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15-15 हज़ार करोड़ रुपए की 2 पीएलआई योजनाएं घोषित की गई। मांडविया ने कहा कि फार्मा कंपनियों ने इस योजना को काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया दी और इनकी मदद से अब तक देश में 35 एपीआई का निर्माण शुरू हो चुका है। रत्न आभूषण सेक्टर रखे $100 अरब का निर्यात लक्ष्य। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रत्न आभूषण सेक्टर को आने वाले वर्षों में कम से कम $100 अरब वर्तमान भाव पर 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात लक्ष्य रखने को कहा है। उनका कहना था कि इस सेक्टर में निर्यात की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योग से आग्रह किया कि बेहतरीन डिजाइन व नए मार्केटिंग तरीकों का उपयोग कर वह निर्यात का यह लक्ष्य हासिल करें। गोयल ने दुबई में इंडिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन का भी उद्घाटन किया। दुबई में जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल GJEPC के निर्यातक सदस्यों को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि अब हमें सालाना $100 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल करना है। बिहार के मोतिहारी में दिन दहाड़े 2 बम विस्फोट।
बिहार में मोतिहारी के आनंदपुरी में मंगलवार दोपहर एक 2 मंजिला मकान की छत पर 2 बम विस्फोट हुए। इससे पूरा इलाका दहल उठा। सूचना पर एसपी डॉक्टर कुमार आशीष, सदर डीसीपी अरुण कुमार गुप्ता समेत कई पुलिस अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे। छत पर 2 बम फट चुके थे, जबकि 2 बम छत पर रखे हुए थे। जब कमरे की तलाशी ली गई तो एक ट्रक के नीचे से और 3 बम तथा ट्रक में रखे एक सेल फोन के डिब्बे से 2 कारतूस भी मिले। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एसपी ने बताया कि उक्त बम किसी घटना को अंजाम देने के लिए रखे गए थे। मकान में विकास यादव रहकर बीकॉम की पढ़ाई करता था। वह किराए पर कमरा लेकर पिछले 3 माह से रह रहा था। उसके कमरे से बरामद किताब और कॉपी पर विकास के नाम अंकित थे। उसकी गिरफ्तारी के लिए सदर डीसीपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। शहर के रिहायशी क्षेत्र में बम और कारतूस रखने के कारणों की जांच भी हो रही है। भारतीय रेल की बदलती तस्वीर। ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होकर रेलवे हर साल करीब 17,000 करोड़ रुपए की बचत करने में सक्षम होगा। भारत में रेल परिचालन की पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार 2023 के अंत तक रेलवे को 100% विद्युतीकृत करने तथा 2030 तक रेल प्रणाली को पूरी तरह हरित रेलवे में परिवर्तित करने की योजना में पूरी तत्परता से जुटा है। यह लक्ष्य पूरा होते ही भारत दुनिया के सबसे बड़े विद्युत संचालित रत्न नेटवर्क में शामिल हो जाएगा। भाप और डीजल इंजनों तथा ऊर्जा के बाद बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहने वाली भारतीय रेल अब 100% वैकल्पिक अक्षय ऊर्जा अपनाने जा रही है। यह पहल आर्थिक लाभ के साथ साथ दिनों दिन बिगड़ते पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगी। रेलवे भारत में अंग्रेजों की प्रमुख देन में से एक है। ब्रिटिश भारत में कच्चे माल की ढुलाई और सैनिकों तथा युद्ध सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुगमता के लिए विकसित किया गया रेलवे आज भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बन चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम होने के साथ साथ यह परिवहन के सस्ते साधनों में से भी एक है, जिसकी लोकप्रियता समाज के सभी वर्गों के बीच है। वास्तव में रेलवे अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने में भी मददगार रहा है। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक रेल का परीक्षण 1925 में हुआ था, जबकि 1930 में डेक्कन क्वीन के रूप में पहली विद्युतीकृत रेल परिचालन की विधिवत शुरुआत की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार की कवायद हो रही है। बेहतर भविष्य संबंधित योजनाओं की मॉनिटरिंग भी जरूरी है। आपदा अवसर लेकर भी आती है। कोरोना महामारी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन इसने स्वास्थ्य सुविधाओं को बल भी दिया। पीएम केयर फंड, मुख्यमंत्री राहत कोष, विधायक निधि से कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो जरूरी संसाधन थे उनकी व्यवस्था की गई। प्रदेश के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हुई और हो रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने और भविष्य में कोविड अथवा दूसरी महामारी से निपटने के लिए सरकार ने 13 अलग अलग तरह की योजनाएं निर्धारित की हैं। इन योजनाओं को पूरा करने में तकरीबन 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से निर्धारित योजनाएं पूरी की जाएंगी। सेना को सौंपी जाएंगी 1000 मैग गन। लघु शस्त्र निर्माणी बना रही है 11 किलो की मशीन गन, कल तक पूरी करेंगे आपूर्ति। 1 मिनट में दागती 1000 गोलियां, हर परिस्थिति और वातावरण के लिए अनुकूल। आतंकियों और सरहद पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जल्द थल सेना के हाथों में कानपुर में बनने वाली 7.62 mm मशीन गन यानी मैग गन की एक और खेप पहुंच जाएगी। इसकी खूबियों की वजह से लघु शस्त्र निर्माणी स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री को थल सेना से लगातार मांग आ रही है। एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली लघु शस्त्र निर्माणी 1000 मैग गन आपूर्ति की मांग 31 मार्च तक पूरी कर देगी। 800 मैग गन बन चुकी है, बाकी का भी निर्माण करीब पूरा होने को है। निर्माणी के अधिकारी ने बताया कि सेना की ओर से मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1000 MAG मशीन गन मैग गन उपलब्ध कराने की मांग दी गई थी। मैग गन का वजन बिना मैगजीन के 11 किलोग्राम है। ज़्यादा वजन न होने की वजह से सेना के जवान किसी भी परिस्थिति, वातावरण और मुश्किल चढ़ाई में भी आसानी से इसे ले जाने में सक्षम होते हैं। यह एक प्रकार के सक्षम मशीन गन है। 1 मिनट में 1000 गोलियां दागने की क्षमता इसकी विशेषता होने की वजह से सैन्य अधिकारियों की ओर से लगातार इसकी मांग की जा रही है। अमेरिकी जज ने कहा, संभवतः 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली की। जज डेविड ओ कॉर्टर ने कहा, कमोबेश तख्ता पलट की कोशिश की गई। जांच समिति के अनुसार ट्रंप के वकील ईस्टमैन के ईमेल से सच्चाई सामने आएगी। इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल से प्रभावित होती है किशोरों का स्वास्थ्य।
ब्रिटेन में हुए एक हालिया शोध ने बताया है कि अलग अलग समय में इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल का लड़कियों और लड़कों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में हुए इस शोध का निष्कर्ष नेचर कम्युनिकेशन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 11 से 13 साल की लड़कियां और 14 से 15 साल के लड़के जब इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जीवन संतुष्टि लाइफ सेटिस्फैक्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन संतुष्टि वह जरिया है जिसमें लोग अपनी भावनाओं व मनोदशा को प्रकट करते हैं और बताते हैं कि वे अपने भविष्य की दिशा और विकल्पों को लेकर कैसा महसूस करते हैं। इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा होने पर लड़के और लड़कियां 19 वर्ष की उम्र में भी कमतर जीवन संतुष्टि का अनुभव करने लगते हैं। इससे पता चलता है कि इंटरनेट मीडिया के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता मस्तिष्क की संरचना में प्रभावित बदलावों से जुड़ी हो सकती है। ये परिवर्तन लड़कों में बाद में दिखाई देते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पशु रोग मुक्त क्षेत्र क्या है? पशु रोग मुक्त क्षेत्र का अर्थ एक ऐसे स्पष्ट रूप से परिभाषित हिस्से से है जहां किसी विशिष्ट बीमारी के संबंध में एक विशिष्ट स्वास्थ्य स्थिति वाली पशु जनसंख्या मौजूद होती है और जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य हेतु आवश्यक निगरानी, नियंत्रण एवं जैव सुरक्षा उपायों को लागू किया जाता है। पशु रोग क्षेत्र बनाने की आवश्यकता। पशुपालन का महत्व। पशु हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जीवन समर्थन प्रणाली है। वे कठिन समय में जीविका प्रदान करते हैं और पोषण, विशेष रूप से ग्रामीण लोगों के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये चर्चा में क्यों रहा? मूल्य वर्धित मांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हितधारकों से देश में क्षेत्र विशिष्ट पशु रोग मुक्त क्षेत्रों के निर्माण की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। इसी के साथ आज की प्रमुख खबरें यहीं समाप्त।